गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपने व्याकरण की पुस्तिका से पाठ 14 क्रिया पढ़ेंगे। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना। तो बच्चों, आपको पता है जिन पदों से किसी काम के होने या करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो अब देखिए, आप अपने इस पहले चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, यानी क्रिया हो रही है। बाहर घनघोर वर्षा हो रही है। तीसरे में इस मेज पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। और अगले में देखिए, हमारी पृथ्वी सौर परिवार का अनोखा ग्रह है। तो बच्चों, जो ऊपर चित्र हैं उसमें देखिए, देख रहे हैं, हो रही है तथा हैं, ये कार्य करने, होने तथा वस्तु की स्थिति एवं अवस्था का पता बता रहे हैं। वाक्यों में ये सभी पद क्रिया हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने अथवा किसी वस्तु की स्थिति एवं अवस्था का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे आना, जाना, चलना, दौड़ना, बोलना आदि। तो बच्चों, आइए हम और कुछ उदाहरण देखते हैं। बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा है। दूसरा वाक्य है बच्चों, संजना ने गीत गाया। अगला है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यह उपवन बहुत सुंदर है। वह क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी है। बच्चों, कार्य के करने का जिससे बोध होता है वो क्रिया कहलाता है। वस्तुओं और प्राणियों की स्थिति एवं अवस्था का भी बोध इससे हमें होता है। बच्चों, उदाहरण द्वारा आप देखिए कि क्रिया से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जब हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। बच्चों, मूल धातु, अब आइए देखिए कि हमारा मूल धातु शब्द क्या होता है। बच्चों, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। इसके लिए हमें मूल शब्द क्या होते हैं बच्चों? जैसे लिख, पढ़, चल, खा आदि, ये हमारे मूल शब्द हैं। जब इसके अंदर हम ना प्रत्यय जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंस के साथ ना लगा दिया, हंसना, रो के साथ ना लगा दिया तो रोना बन गया। बच्चों, क्रिया के कितने भेद होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। कर्म के आधार पर बच्चों इसके दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो बच्चों देखिए, अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? बच्चों, अकर्मक क्रिया किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना कर्म के पूर्ण अर्थ नहीं देती, जैसे सो, रो, हंस आदि। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, गिरना, उठना, बैठना आदि। तो आइए हम जानते हैं अकर्मक क्रिया पर कुछ वाक्य। जैसे काजल सोफे पर बैठी है, हिरन दौड़ रहे हैं, वे नाच रहे होंगे। तो बच्चों, इन उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक है, क्योंकि इन क्रियाओं को किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। अब बच्चों, अगला है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, लेना, खरीदना आदि। तो बच्चों, आइए हम इसके कुछ उदाहरण जानते हैं। इसका उदाहरण है, नवल ने कहानी की पुस्तक पढ़ी। तो बच्चों, जिस वाक्य में हमें उसका उत्तर मिलता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमन पुस्तक पढ़ रहा है। रमन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अगर हमने यहाँ पर वाक्य बनाया होता रमन पढ़ता है, रमन क्या पढ़ता है, आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक क्रिया होती। अब बच्चों आगे देखिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एककर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है उसे हम एककर्मक क्रिया कहते हैं, जबकि जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, इसकी पहचान के लिए देखिए, क्रिया में क्या या किसको लगाकर अगर हम प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में क्रिया एककर्मक क्रिया होती है, तथा दोनों से अगर उत्तर प्राप्त होता है तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। अब आप इसके उदाहरण देखिए बच्चों। ऋतिक ने तैराकी प्रतियोगिता जीती। बच्चों, ये एककर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका प्रश्न क्या है? क्या जीती? तैराकी प्रतियोगिता जीती। अब यहाँ पर सिर्फ एक उत्तर ही आपको मिल रहा है। दूसरा प्रश्न वाक्य देखिए बच्चों,
मुख्य अतिथि ने उसको चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की। क्या प्रदान की? ट्रॉफी प्रदान की। किसको प्रदान की? उसको प्रदान की। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 उत्तर मिल रहे हैं। अब बच्चों आइए अकर्मक सकर्मक क्रियाओं की हम पहचान करते हैं। पहले अकर्मक सकर्मक क्रियाओं की पहचान करने की सबसे सरल विधि यह है बच्चों कि वाक्य में आई क्रिया में अगर हम क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करते हैं और उससे हमें अगर उत्तर प्राप्त होता है तो वह क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा वह क्रिया अकर्मक हो जाएगी। अब अगर मैंने एक वाक्य बनाया, वह बर्गर खा रहा है, मैंने प्रश्न किया क्या खा रहा है, आपको उत्तर मिल गया बर्गर खा रहा है, तो ये क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब दूसरा वाक्य आप है, वह लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है आपको नहीं पता, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी बच्चों? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो उत्तर प्राप्त न होने के कारण इन वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब विशेष बातें ये हैं इसमें बच्चों कि कई बार उत्तर मिलने पर भी क्रिया अकर्मक होती है। जैसे सड़क पर पर्स पड़ा था, क्या पड़ा था? पर्स। आंधी चल रही थी, क्या चल रही थी? आंधी। तो बच्चों देखिए, ध्यान से देखने पर स्पष्ट पता चलता है बच्चों कि प्रश्न करने पर जो उत्तर में कर्म नहीं बल्कि कर्ता ही प्राप्त हुआ है, अतः उत्तर प्राप्त होने के बावजूद कर्म न होने के कारण ये क्रियाएं अकर्मक होती हैं। इन क्रियाओं के अलावा हिंदी व्याकरण में कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं। अब आप उनके बारे में देखिए। पहला है सामान्य क्रिया। इसमें क्या है बच्चों? बच्चा सोता है, वे हंसते हैं, ये क्रियाएं सामान्य हैं। दूसरा सहायक क्रिया। बच्चों जैसे इसका वाक्य है, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, इसमें मुख्य क्रिया क्या है बच्चों? ऊंचा, और सुनती है सहायक क्रिया है। तो अब आप देखिए आगे संयुक्त क्रिया। जब बच्चों 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बने क्रियापदों को मिलाकर बनाते हैं वाक्य, तो ये संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रोहित जिम जाया करता था। बच्चों अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें जिन क्रियाओं द्वारा कर्ता अपने आप काम न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों से पाठ पढ़वाती हैं। अब अगला है बच्चों पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पाठ पढ़कर सो गया। बच्चों की क्रिया की मूल धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे गा कर, ठीक है, लिख प्लस कर, लिख कर। तो बच्चों अब अगला देखिए नाम धातु क्रिया। जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों से होता है उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं बच्चों। बात का बतियाना, शर्म का शर्माना, हाथ का हथियाना आदि। तो ये आपने क्रिया के बारे में अच्छे से जाना और पढ़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।